नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसले में कहा है कि महिला की वैवाहिक स्थिति को उससे गर्भपात का अधिकार छीनने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी एक्ट के तहत अब अविवाहित महिलाएं भी 24 हफ्ते तक का गर्भपात करा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स यानी एमटीपी के नियम 3B का विस्तार किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर विवाहित महिला का गर्भ उसकी इच्छा के विरुद्ध है तो इसे बलात्कार की तरह देखते हुए उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए। शादी के बाद अगर महिला की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो यह भी रेप की श्रेणी में आएगा। मैरिटल रेप की दशा में भी 24 सप्ताह की तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में एमटीपी अधिनियम की व्याख्या करते हुए यह व्यवस्था दी है। यह अधिकार उन महिलाओं के लिए राहतकारी होगा जो अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए विवश होती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला इस साल जुलाई में पहुंचा था। करीब 24 हफ्ते की गर्भवती अविवाहित महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने बताया था कि हाई कोर्ट ने यह कहते हुए गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया कि नियमों के तहत सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही इसका अधिकार दिया गया है। आखिर क्या है कोर्ट के फैसले की अहम और बड़ी बातें, क्या है इस फैसले के कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू? मुद्दा आपका में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर वी राजलक्ष्मी जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राजलक्ष्मी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रेखा अग्रवाल, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ हैं माला दीक्षित जो कि सीनियर लीगल जर्नलिस्ट हैं। माला दीक्षित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रेखा जी, पहले शुरुआत आपसे। क्या कहते हैं नियम, क्या है एमटीपी रूल्स, अब तक क्या रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव, कोर्ट के जो फैसला है उसकी क्या बड़ी बातें हैं, पहले ये बताइए। देखिए, जो अभी तक जो एमटीपी यानी कि गर्भपात करने का जो कानून है, बहुत समय के साथ साथ उसके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। क्योंकि जहाँ पर एक गर्भपात करने की जब बात होती है तो उसके साथ में कानूनी पहलू भी जुड़ जाते हैं और उसके साथ में बहुत सारे मनोविज्ञान की जो बातें हैं वो भी जुड़ जाती हैं कि क्या इसके अंदर जो महिला है और क्या उसको अपना गर्भपात करने का अधिकार है, क्या जो पुरुष है क्या उसके भी कुछ अधिकार उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि कोई भी महिला अगर गर्भवती होती है तो उसके पीछे स्वाभाविक है कोई पुरुष ज़रूर होगा, तभी कोई महिला जो है वो गर्भवती बनती है। तो इसके साथ में पहले जो एक और अभी तो यूएसए के अंदर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर भी गर्भपात की बात आती है तो उसके अंदर एक धर्म का भी एंगल जो जुड़ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर ये जो था धर्म का एंगल जो था वो एमटीपी एक्ट के साथ नहीं जुड़ा था। जबकि और जो इतने प्रोग्रेसिव देश है, अगर यूएसए की बात करें, वहाँ पे तो हमने अभी हाल ही में देखा है कितना बड़ा फैसला आया जहाँ पे इसका जो महिलाओं को गर्भपात करने का अधिकार था वो बिल्कुल ले लिया गया है। परंतु हमारे देश के अंदर समय समय के ऊपर जो है कानून के अंदर बदलाव आया है और जहाँ पर ये बिल्कुल भी महिलाओं को गर्भपात करने का अधिकार नहीं दिया था उसके अंदर कानून के अंदर उनको दिया गया। और हाल ही के अंदर जो समय जो सीमा है कि कितने समय के अंदर एक महिला जो है अपना गर्भपात करवा सकती है, वो अवधि भी है, वो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बढ़ाई जा सकती है। और हाल ही में जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला जो गई है उसने इस बात को और भी ज़्यादा पुष्टि दे दी है कि जो कोई भी महिला होती है वो अगर गर्भवती होती है तो जो बच्चे को पैदा करने का 9 महीने तक अपनी कोख में बच्चे को रखना और उसको अच्छी तरीके से सुरक्षित रखना और उसको पैदा जन्म देना एक बहुत बड़ा एक उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है जी। क्या वो जिम्मेदारी को निभाने को तैयार है, क्या वो जिम्मेदारी निभा नहीं सकती, क्या उसके हालात हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए आज जो मैं देखती हूँ कि जो आज फैसला आया है वो एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान जो है वो स्थापित करता है कि महिलाएं जो है वो भी पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है। और जो अनुच्छेद 14 जो हमारा संविधान का है जो बराबरी का दर्जा देता है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, आज उसकी पुष्टि हो गई है। और साथ साथ जो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि अगर महिलाओं के साथ में कोई भी तरह का भेदभाव होता है और उस भेदभाव को रोका जा सकता है, पॉजिटिव तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, तो आज उस बात की भी और वापस से पुष्टि हो जाती है कि महिलाएं और बच्चा जो है हमारे देश के अंदर एक बहुत ही निग्लेक्टेड वर्ग था और धीरे धीरे उनको हमें समाज के अंदर आगे लाना है। तो आज जो ये ऐतिहासिक फैसला है इसको तो मैं एक वाटरशेड मांगती हूँ, बहुत बड़ा
जो है महिलाओं के अधिकारों के बीच में ये स्थापित करता है कि महिलाएं जो है अपनी शरीर के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार रखती है। महिला का शरीर है, उसका कोख है, क्या उस बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, क्या वो देना नहीं चाहती, क्या अगर उसका गर्भपात करती हैं तो क्या वो एक गैर कानूनी बात होगी, क्या उसको गर्भपात करने के लिए जो अशिक्षित डॉक्टर होते हैं और जो ये जो दाइयाँ होती हैं, क्या उनके पास जाके अपने शरीर को खतरे में डालने के लिए आप उसको कंपेल कर सकते हैं। इस तरह की कई बातों को देखते हुए, और जो सबसे बड़ा जो है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, मैं तो इसके साथ में ये भी कहूँगी कि जो हमारे संविधान जो है ये भी कहता है सबसे बड़ा राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो यानी कि हर महिला और पुरुष को अपनी इज्जत से, स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। तो महिला के जो शरीर है या उसके जीवन को आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और खासकर उसका जो पति है, खासकर ये उन पतियों के लिए एक तरह से एक नसीहत है कि जो पत्नी है वो जमाना गया जिसको कहते थे कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। तो जब एक तरह की इस तरह की भी बात भी हमारे हम देखते आए हैं कि अब तक महिलाओं को बार बार इस तरह की बातें सुनाई जाती थी। तो आज जो कोई भी जो पति है अपनी पत्नी को ऐसा ना समझे कि वो मेरे लिए एक गाय भैंस की तरह है जिसको मैंने खूंटे से बांध दिया और उसके शरीर के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर मेरा पूर्णतः अधिकार है। बिल्कुल। माला जी, कोर्ट ने जो बात कही वो ये कहा कि अगर ये बदलाव ना किए जाएं तो जो कानून बनाया गया है उसका मकसद ही पूरा नहीं होगा। जिस तरह का जिक्र रेखा जी ने भी अभी किया, उन्होंने अमेरिका का एक उदाहरण दिया। हाल के सालों में दुनिया के कई देशों में हमने अबॉर्शन को लेकर, गर्भपात को लेकर बड़े प्रदर्शन देखे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं और कई संगठन उनके हक के लिए आवाज उठाती रही हैं। भारत में इसे लेकर जो स्मूथ इवोल्यूशन है, मैं कहूँ नियम कानून में बदलाव है, इसे कितना बड़ा कदम मानती हैं आप? क्या कहीं ना कहीं भारत इस दिशा में दुनिया को राह दिखा रहा है? देखिए, आज का जो जजमेंट है वो लैंडमार्क है, बहुत दूरगामी परिणाम वाला जजमेंट है और 75 पन्नों का बहुत विस्तृत फैसला है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और इसको हम दूरगामी या बहुत महत्वपूर्ण फैसला इसलिए कहेंगे कि उस फैसले में जो सामाजिक व्यवस्था है, यानी कोर्ट ने तो सिर्फ उस कानून को डिफाइन किया है। उसने कहा है कि कानून तो भेदभाव नहीं कर रहा है ना। उसमें अगर अब जैसे मैरिटल रेप वाली बात है तो ये पहला मौका है जबकि मैरिटल रेप को भी कहीं पर कानून की निगाह में फैसले में जगह दी गई है। हालांकि कोर्ट ने व्यवस्था नहीं दी है मैरिटल रेप पर। उसने कहा है कि जो ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसके तहत जो दुष्कर्म दिया गया है, दुष्कर्म एक डेफिनेशन है कि यानी रेप विक्टिम को अधिकार होता है कि वो अपनी रेप के कारण जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करा सकती है, गर्भपात करा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका थोड़ा विस्तार करते हुए कह दिया है कि अगर किसी महिला की असहमति से उसका पति भी जबरदस्ती करता है और वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको उसी दुष्कर्म में मैरिटल रेप को भी शामिल माना जाएगा, यानी उसको भी राइट होगा। तो ये एक तो अधिकार का विस्तार हुआ मैरिड वोमेन के लिए कि मैरिटल रेप वाले में ले गए। दूसरी चीज, अविवाहित लड़की को जो अधिकार दिया गया और सिंगल वोमेन को दिया गया। कोर्ट का जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसने लिखा है कि कितनी बाधाएं हैं और इस वजह से जो ये लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं बेसिकली वो असुरक्षित गर्भपात कराने को मजबूर होती हैं। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ सोसाइटी यही सोचती है, अगर हम उसने जजमेंट में बोला है कि अगर हम जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा उस हिसाब से कानून की व्याख्या करेंगे कि सिर्फ विवाहित महिला को ही अधिकार है गर्भपात का, और तो हम ये मान के चलते हैं रूढ़वादी सोच में कि सिर्फ महिला जो विवाहित है वही सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, कानून में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, चाहे वो विवाहित हो और या अविवाहित हो। विवाहित और अविवाहित के आधार पर भेद करना कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है, ये असंवैधानिक है। और कोर्ट ने ये भी कहा है, जो कोर्ट के फैसले को आप देखेंगे तो एक समस्या की तरह रखा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि कई बार क्या होता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स खुद तो डरे हुए रहते हैं। एक ये भी बाधा है कि कानून है, क्रिमिनल कानून, उसमें कुछ शर्तों के आधार पर उनको छूट दी गई है गर्भपात करने से।
तो वो एक्स्ट्रा लीगल कंडीशंस लगा देते हैं महिलाओं पर। वो कह देते हैं कि जाओ अपने परिवार की सहमति लेकर के आओ, उसके दस्तावेज लेकर के आओ तुम, और भी इस तरह की कई शर्तें लगा देती, जबकि ये एक्स्ट्रा लीगल वो कंडीशंस हैं। और कोर्ट ने कहा है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इस तरह की शर्तें लगाने से बचना चाहिए, और कानून सिर्फ इतना कहता है, इन एक्स्ट्रा लीगल शर्तों का कोई कानूनी आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि कानून सिर्फ इतना कहता है कि महिला की सहमति ही पर्याप्त है उसके गर्भपात के लिए, और इसके अलावा सिर्फ वो इतना देखेंगे कि कानून के मुताबिक हुआ है। तो कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है इससे एक सहजता आएगी, और जो दिमाग में एक बंधन नहीं है, हमारी सोसाइटी में भी बहुत बड़ा दिमागी बंधन है जो ये मान के चलती है कि अविवाहित लड़की अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको लीगल राइट ही नहीं है गर्भपात कराने का, और उसको कहीं पर जो अप्रशिक्षित दाइयाँ हैं या डॉक्टर्स हैं उसको उस तरह से असुरक्षित तरीके से गर्भपात कराना होगा। तो ये सारी चीज़ें आज के जजमेंट में साफ हो गई, और आज का जजमेंट अपने हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए बहुत प्रोग्रेसिव है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था देने वाला है। कहने को तो अमेरिका आदि देश कहते हैं कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन आज ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो पूरी दुनिया को आईना दिखाने वाला है कि महिलाओं की अपनी स्वायत्तता होती है, माई बॉडी माई चॉइस, वो अपनी शरीर के बारे में निर्णय ले सकती हैं, और उनके ऊपर कोई नाजायज शर्त जो है वो थोपी नहीं जा सकती। बिल्कुल, कानून के दायरे में रह करके उनको कानून सम्मत तरीके से गर्भपात कराने का अधिकार है। बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर वी राज्यलक्ष्मी भी जुड़ चुकी हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राज्यलक्ष्मी। कानून की वैधता के बावजूद भी हमारे देश में गर्भपात या अबॉर्शन के मुद्दे को स्वास्थ्य से ना जोड़कर इसके रूढ़िवादी सामाजिक पहलू को ज्यादा तरजीह दी जाती रही है। इस दिशा में महिलाओं की सहमति का जरूरी होने को लेकर एक तरह से आज का फैसला आप कितना सकारात्मक मानती हैं? ये निर्णय महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? इसके तमाम जो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मैं कहूँ कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे भारत में आज ऐसा एक कानून और ऐसे एक स्टेप फॉरवर्ड है जिससे कि लेडीज को एक राइट मिला है माय बॉडी माय राइट के तहत कि हाँ वो अपने आप को प्रोटेक्ट और ऑल। क्योंकि क्या होता है कि हमारे समाज में अक्सर ये होता है कि कई बार यंग गर्ल्स, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और हमारे कॉलेज में कई बार लड़कियां कई रिलेशनशिप्स में एंटर करती हैं, फिर आधे में और कुछ आगे बढ़ने के बाद फैमिली प्लानिंग के कितने भी मेजर्स हों फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है किसी गलत रिलेशनशिप में पड़ के वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तब पहले क्या होता था, उनको अपने सहमति लेनी पड़ती थी अपने पेरेंट्स से या से। आजकल वो नहीं है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि अब अनवांटेड प्रेगनेंसी जो यंग गर्ल्स कभी कभी हो जाता है कभी कभी गर्ल्स के साथ, तो इससे वो इट्स अ वेरी गुड राइट और इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और हमारे समाज में इसके विरुद्ध भी काफी लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक लड़कियों को जब ये मिल जाता है तो वो लोग अपने मन चाहे अपनी तरह से बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो साइकोलॉजिकली किसी को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं इस तरह से। बट एक तो ये बहुत सामाजिक है उसमें, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है एंड उसको अबॉर्ट करना चाहती है तो वो उसका राइट है, और ये राइट को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पेरेंट्स को, हस्बैंड को, फ्रेंड्स को, पीयर ग्रुप को। तो ये सेंसिटिविटी हमारी सोसाइटी में क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, आपका हेल्थ परमिट नहीं करता कि आप उसको कैरी कर पाओ, कई बार आप साइकोलॉजिकली भी रेडी नहीं होते टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तो उसमें तो विमेन को पता है कि वो कितना कर सकती है। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि विमेन को ये राइट मिला है कि वो डिसाइड कर पाए कि वेदर वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे आपको बोला कि यंग गर्ल्स हैं, अनवांटेड रिलेशनशिप्स में कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप के आधे में आजकल जो बहुत चला हुआ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लिव इन रिलेशनशिप्स का, यंग कपल्स का, और अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि दे डिसाइड टू सेपरेट देन और पता चलता है कि विमेन प्रेग्नेंट है, सो देन शी गेट्स अ चांस एंड देन शी कैन दिस थिंग, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप अगेन, कि वो एक कॉन्फिडेंस देता है विमेन को
कि उसका एक राइट है, और जब वो अबॉर्शन के लिए जाती है तो वो उसको किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सेफ अबॉर्शन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स कई ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे कि डॉक्टर्स कुछ मियर अमाउंट के लिए, कुछ पैसों के लिए आपका अबॉर्शन कर देते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेडी को ये भी जानना चाहिए कि सेफ अबॉर्शन कहाँ, कैसे, क्या करना है। तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, होनी भी चाहिए। और साइकोलॉजिकली विमेन के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, एंड आई रियली कांग्रेचुलेट कि हमारी सोसाइटी उस तरह मूव कर रही है जहाँ पे कि विमेन को एज अ विमेन एंड उसके जो राइट्स है वो उसको रिस्पेक्ट कर पाए, और वो डिसीजन जो अपनी है इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए। ये अच्छा स्टेप है। ऑफ कोर्स इसमें काफी प्रॉब्लम, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारे समाज अभी इतना ओपन नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस आएगी फ्रॉम द पेरेंट्स साइड और फ्रॉम द हस्बैंड साइड, और अनमैरिड गर्ल इसके में भी आएगी। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी मैम ने पहले भी कहा कि मैरिज में मैरिटल रेप के वजह से भी अगर बाई चांस वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो शी गेट्स एवरी राइट टू अबॉर्ट। सो आई फील कि बहुत अच्छा स्टेप है, एंड हमारी सोसाइटी में एक सेंसिटिविटी क्रिएट होनी चाहिए। कई बार हमको सुनने में आता है कि आजकल कानून और समाज में इतना ज्यादा फ्रीडम दिया जा रहा है वुमेन को कि वुमेन हो सकता है उसको मिसयूज करे। मेरे हिसाब से ये गलत है, ये गलत सोच है, क्योंकि कहीं भी कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ, कोई भी प्रैक्टिस जब सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होता है उसका काफी हर वर्ग को प्रभाव पड़ता है। यानी सुधारों की राह जो है वो बहुत आसान नहीं होती है। बिल्कुल, मैं आऊंगी प्रोफेसर राजलक्ष्मी आपके पास। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सेफ अबॉर्शन को लेकर भी, जिसकी जानकारी होनी चाहिए। एक आंकड़ा मैं बता दूं कि भारत में हर साल जितनी माओं की मौत होती है उनमें से 8% मौतें असुरक्षित गर्भपात के कारण ही होती हैं। यानी भारत में हर साल असुरक्षित गर्भपात के कारण 12,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। इसलिए इसे लेकर भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। रेखा जी, जो एक पॉइंट सेंसिटिविटी को लेकर उठाया गया है, जागरूकता को लेकर उठाया गया है, अगर एक तरह से देखें तो भारत में जो गर्भपात को मान्यता देने की बात रही है 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। उसके बाद धीरे धीरे हम संशोधन देख रहे हैं, लेकिन ये जो जागरूकता की कमी की बात है, ये कितनी बड़ी मैं कहूँ एक कमी मानी जाएगी, और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? तमाम ऐसे तबके हैं जहां पता ही नहीं है कि इसे लेकर कानून है और महिलाओं को अपने अधिकार हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके बारे में जहाँ पर भी गर्भपात की बात आती है तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है, जिसको कहते हैं ना कि क्लोज डोर्स के पीछे इसके बारे में डिस्कस कोई नहीं करना चाहता। और चाहे वो अविवाहित महिला हो, चाहे वो विवाहित महिला हो, चाहे वो बलात्कार का शिकार महिला हो, और अभी तो हम मैरिटल रेप की भी बात कर रहे हैं। तो इस जहाँ पर भी महिलाएं जो हैं अपने शरीर के बारे में या अपनी निजता के बारे में कोई भी बात करना चाहती हैं तो बहुत ज़्यादा उसके साथ में इफ्स एंड बट्स जो जुड़ जाते हैं, और एक नेचुरल एक शाइनेस जो होती है जिसके जो महिलाएं जो हैं उसके बारे में वो डिस्कस नहीं करना चाहती। और एक हमारे देश के अंदर जो मैं देखती हूँ, बहुत बड़ा देश है हमारा, एक सब कॉन्टिनेंट है, तो ये अज्ञानता जो है वो सबसे बड़ा अभिशाप जो है वो अज्ञानता है। तो जिसकी चीज़ के बारे में आपको ज्ञान नहीं हो तो उसके बारे में आपको बहुत सारी उल्टी सीधी जो है वो नेगेटिव बातें ज़्यादा पता चल जाती है, पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें जो है वो ज्ञान आपकी तरफ नहीं पहुंचता। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कानून के बारे में जानकारी जो है, कम से कम बेसिक कानून जो हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसको स्कूल करिकुलम के जैसे हमने एक सेक्स एजुकेशन का टॉपिक था, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था स्कूल्स के अंदर, जैसे हम अपनी रूढ़िवादी सोच थी उसको हमने छोड़ा, ये हमने सोचा कि हमारे स्कूल्स में भी बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए। उसी तरह से मैं हर चैनल पर कई प्रोग्राम्स में ये कहती हूँ कि जो मेरा अपने तजुर्बे के साथ में कह सकती हूँ कि जहाँ पर भी कानूनी ज्ञान के बारे में बात आती है, ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल लॉज हैं उनके बारे में नहीं, पर जो आपके बेसिक आपके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो लोगों के अंदर बिल्कुल न्यूनतम होती है। तो उसके बारे में भी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर, समाज के अंदर। चाहे आप उसके अंदर कानून की जागरूकता देने के लिए आप कोई प्रोग्राम्स करिए, नुक्कड़ नाटक करिए, और अपने जो अखबार हैं, मैगजीन्स के अंदर, आपके मीडिया हाउसेस जो हैं, उन सबको कुछ इस तरह से प्रोग्राम्स करने चाहिए
जहाँ पर कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जहाँ पर भी कोई महिला या कोई भी पुरुष की भी अगर हम बात करें, अगर उनको कभी कानूनी जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं हो उनको कि उनको खुद को कुछ भी नहीं मालूम हो और वो अब जैसे कहते हैं कुएं में से निकल के खाई में पड़ जाए, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें कानूनी जो है ज्ञान मिल सकता है, कानूनी शिक्षा मिल सकती है, कहाँ पर हमको वकील की मदद मिल सकती है। हमारे देश में ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को 100% फ्री, मुफ्त जो है, निशुल्क जो है कानूनी सेवाएं मिलती हैं। तो इस तरह की बातें अगर मुझे लगता है स्कूल्स, कॉलेजेस में, समाज के अंदर और मीडिया हाउसेस अगर इसको टेक अप करें तो ये जो अज्ञानता जो है जो वो निकलनी चाहिए और उसके बारे में एक सकारात्मक तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए और इन चीज़ों को शर्माना नहीं चाहिए इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि कोई भी, चाहे महिला हो या कोई भी पुरुष हो, इन चीज़ों के अंदर फंस सकता है। जैसे अभी प्रोफेसर राजलक्ष्मी ने भी कहा कि कई बार लड़कियां जो है गलत रिलेशनशिप में फंस जाती हैं और कई बार मैरिड महिलाएं भी जो हैं वो बच्चे को गर्भपात करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इन सब बातों में ओपन डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। माला जी, इसको लेकर आपके क्या ख्याल हैं? जैसे कोर्ट ने भी कहा है कि कानून तो स्थिर नहीं हो सकता, बदलते समय के साथ अपडेट होना ज़रूरी है, और हम देख भी रहे हैं कि कानून लगातार अधिकार दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन एक तबका है जो इनके बारे में जान रहा है, लेकिन एक तबका है जो बिल्कुल अनजान है। यानी ये भी एक बड़ा गैप है। हम देखते हैं अनजान या अज्ञानता के कारण ही डॉक्टरी पेशा अपने आप में, हम जानते हैं कि भगवान का दूसरा दर्जा डॉक्टर्स को माना जाता है, लेकिन कई जगह गलत इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि उस समय आप समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है या मन पर जो असर है एक महिला के, वो भी अलग तरह का होता है। तो किस तरह से इसको लेकर आपको लगता है समाज में जागरूकता के पहलू पर और काम किया जा सकता है? आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए, जागरूकता के लिए कानूनी जागरूकता हमेशा देनी चाहिए। अब आपको याद होगा, जैसे ये अपराध बना दिया गया है कि लिंग परीक्षण नहीं होगा। आप किसी भी अल्ट्रासाउंड वाले में, किसी भी हॉस्पिटल पे जाते हैं तो आपको बाहर ही बोर्ड लगा दिख जाता है कि यहाँ लिंग परीक्षण नहीं होता है, बेटी या बेटा क्या गर्भ में पल रहा है इसकी जांच नहीं की जाएगी। ये कानूनन अपराध है। ये इतना ज़्यादा लिखा गया है कि आप सबको मालूम है। तो इस तरह से जब जानकारी होगी, जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ही ये लगा होना चाहिए बोर्ड में कि यहाँ अगर प्रेगनेंसी किसकी टर्मिनेट हो सकती है, किसको ये अधिकार है, क्या कानूनी तरीका है, या जिस भी डॉक्टर के पास हम कहेंगे विक्टिम या मरीज जाती है उसको ये पूरी जानकारी देनी चाहिए कि उसके पास क्या राइट है। और अगर जैसे रेप का केस है, कानून में रेप विक्टिम को अधिकार है कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वो एबॉर्शन करा सकती है इसी कानून में, और इसी रेप की जो डेफिनेशन दी गई है अधिकार को, इसी को वाइडर किया है सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मैरिटल रेप डाला है। तो जब वो लीगल एड के लिए लड़की जाती है या विक्टिम जाती है तो उसको जब सलाह दी जाती है कानूनी, तभी उसको बताया जाना चाहिए कि तुमको ये अधिकार हैं। इसकी जानकारी जैसे आपने बताया कि स्कूलों में एडोलसेंट गर्ल्स को दी जाए, पढ़ाई में जोड़ दिया जाए इसको, अस्पतालों में ये लिखा होना चाहिए। जो दाइयाँ हैं, मतलब मिडवाइफ जो होती हैं, जो वैसे एबॉर्शन करा देती हैं, उनको प्रशिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, उनको बताया जाए ताकि सुरक्षित और कानूनी तरीके से गर्भपात हो सके। ये कोई इतना बड़ा टैबू नहीं है जिसको छुपा लिया जाए। इसके लिए जानकारी होना और उस जानकारी का प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये जो फैसला है ये इतना प्रोग्रेसिव है और ये सीधे कह रहा है कि हमको ये सोशल स्टिग्मा से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल। प्रोफेसर राजलक्ष्मी, छोटा सा कमेंट आपका भी, जैसा अभी माला जी कह रही है कि ये टैबू नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत बड़े तबके में ये अभी भी एक टैबू माना जाता है। तो आपको लग रहा है इस दिशा में अगर हम एक रिफॉर्म की बात करें, एक बदलाव की बात करें, तो थोड़ी सी लड़ाई अभी लंबी होगी? बहुत लंबी होगी, इसलिए क्योंकि जो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक विमेन नहीं है, एक मैन भी इन्वॉल्व है। और हमारा जो पितृसत्ता जो समाज है, इसमें विमेन को कि अपना प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट कर सकती है, ये अधिकार अगर उनको मिल रहा है और वो इस्तेमाल करना चाहती है, इसके विरुद्ध काफी लोग खड़े होंगे। क्योंकि एक ये अल्टीमेट ऐसा है कि इसमें ये हमारे समाज में शुरू से हमें ये बताया गया है कि जो है वो औरत जो है वो जमीन है और आदमी जो वो बीच है। तो बीच का बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि औरत सिर्फ जमीन है, उसमें वो उसको सिर्फ बीच जब बोलते हैं तो उसको पकड़ के रखती है। तो उसमें अधिकार किसका ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा होता है,
बीच का। तो इस वजह से मेन का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन प्रेगनेंसी। आपने देखा होगा कई बार अगर जैसे कोई लड़की पैदा होती है तो आज भी हमारे में 70% ऑफ फैमिलीज में वो लोग लड़की को ही ब्लेम करते हैं कि लड़की हो गई जबकि लड़का होना चाहिए था करके। ये आज तक कोई जानकारी भी नहीं हो पाई है। तो हमारे सोसाइटी में सिर्फ मेरे ख्याल से 10 to 20% होगा पॉपुलेशन जो कि ये समझता और एक्सेप्ट करता है। समझते हुए और एक्सेप्ट करने दो चीजें हैं। समझते भी हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जानते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए ये बहुत लंबी लड़ाई है। एंड मेरे हिसाब से सबको आगे आना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आगे आना चाहिए, बहुत सारा मीडिया को आगे आना चाहिए एंड इसके ऊपर बहुत लिखना चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और इसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और लड़कियों को भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको अपने बॉडी को अब्यूज नहीं करना। बिल्कुल, मतलब अगर कानून ने उनको कुछ अधिकार दिया है उसको सही ढंग से उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उनकी रिस्पेक्ट बढ़े सोसाइटी में, ये भी होना चाहिए। बिल्कुल, नॉट दैट आप अगर कभी जैसे बाई चांस आपको लगे और आपने उसको मिस यूज किया, बिकॉज ये भी काफी होता है हमारे समाज में। तो इससे भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल्स को भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए, अपनी बॉडी को अब्यूज नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट इज योर बॉडी, यू नीड टू रिस्पेक्ट हेल्थ वाइज, साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कि आप अपने एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोगों को इसमें आप अच्छी तरह से उनको एक सेंसिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और समय ये पूरा हो गया है। प्रोफेसर वी राजलक्ष्मी आपका, रेखा अग्रवाल जी आपका और माला दीक्षित जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। दशकों से गर्भपात देश विदेश में महिलाओं के लिए संघर्ष का मुद्दा रहा है। विकसित देश हो या विकासशील, हर जगह अबॉर्शन को लेकर एक जैसी मानसिकता ही देखने को मिलती है। भारत में जहां रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक मानसिकता के तहत गर्भपात वैध होने के बावजूद एक अपराध कहीं ना कहीं माना जाता रहा है, वहीं अविवाहित यानी कुंवारी लड़कियों के लिए ये कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत का अब ये मानना कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है, ये कहना कि कानून स्थिर नहीं हो सकता, यानी बदलते वक्त के साथ, समय के साथ कानून का अपडेट होना जरूरी है। जाहिर तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बेहतर कल की नई उम्मीद जरूर जगी है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।